हिमाचल की वादियों में बसा सनराइज हिल रिजॉर्ट ऊंचाई पर बना एक बेहद खूबसूरत लेकिन अजीब सा जगह था। नीचे घाटी में धुंध ऐसे लिपटी रहती मानो धरती किसी राज को छुपाए बैठी हो। दूर दूर तक देवदार के लंबे पेड़ और हर पेड़ के बीच जैसे कोई अदृश्य साया सांस ले रहा हो। आरव और अदिति, शहर से आए एक नया नया शादीशुदा कपल, इस रिजॉर्ट में हनीमून के लिए पहुंचे थे। दोनों ने भागकर शादी की थी, इसलिए उनके पास पैसे भी ज्यादा नहीं थे। इंटरनेट पर जब उन्होंने इस रिजॉर्ट का नाम देखा, सनराइज हिल, तो उनकी आंखों में चमक आ गई थी। तस्वीरों में यह जगह किसी सपने जैसी लग रही थी। देखो अदिति, यहाँ के कमरे इतने सस्ते क्यों हैं? आरव ने मोबाइल देखते हुए पूछा था। अदिति मुस्कुराकर बोली, शायद ये ऑफ सीजन होगा। ऊपर से जगह तो बहुत प्यारी लग रही है। चलो चलते हैं, थोड़ा नेचर के बीच टाइम स्पेंड करेंगे। और इसी तरह 2 हफ्ते बाद दोनों उस रिजॉर्ट में पहुंचे। गाड़ी जब ऊंचाई पर चढ़ी तो हवा का रंग बदल गया। ठंडी बयार में देवदार की खुशबू घुली थी, पर जैसे जैसे वे ऊपर बढ़ रहे थे सन्नाटा गहराता जा रहा था। रास्ते में छोटे छोटे गांव दिखे, पर आखिरी गांव के बाद पूरा इलाका वीरान हो गया। सड़क संकरी पेड़ों से घिरी और चारों तरफ झिंगुरों की आवाज। आरव, ये जगह थोड़ी अजीब नहीं लग रही? अदिति ने शीशे के बाहर झांकते हुए कहा। आरव ने हंसकर कहा, तुम डर रही हो क्या? जंगल ही तो है, वैसे भी रोमांच तो ऐसा ही होता है। रात के करीब 8 बजे जब वे रिजॉर्ट पहुंचे तो हल्की बारिश शुरू हो गई थी। एक पुरानी लकड़ी की बिल्डिंग थी जिसमें पीली रोशनी जल रही थी। रिसेप्शन काउंटर पर खड़ी एक औरत ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। वो औरत खूबसूरत थी, बेहद गोरी, लाल लिपस्टिक लगाए, आंखों में गहरी चमक। उसने कहा, वेलकम टू सनराइज हिल रिजॉर्ट। मैं रूपलेखा हूं, इस जगह की ओनर। उसकी आवाज धीमी लेकिन सम्मोहित करने वाली थी। आरव एक पल को ठिठक गया। वो औरत लगभग 30 की लग रही थी, पर उसके चेहरे पर कोई उम्र का निशान नहीं था। रूपलेखा ने मुस्कुराकर कहा, आप दोनों का कमरा तैयार है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, पीछे वाले जंगल में रात को मत जाइएगा, वहां अक्सर जानवर घूमते हैं। अदिति ने सिर हिलाया, जरूर, हम ध्यान रखेंगे। पर जब रूपलेखा ने उन्हें कमरे की चाबी दी तो उसकी उंगलियां हल्के से आरव की उंगलियों को छू गई। आरव के शरीर में जैसे बिजली सी दौड़ गई। उसने आदित्य से नजरें चुराई और रूपलेखा हल्के से मुस्कुरा दी। एक अजीब मुस्कान जिसमें कुछ अस्वाभाविक था। उनका कमरा दूसरी मंजिल पर था। खिड़की से पूरा जंगल दिखता था। अदिति खिड़की पर खड़ी होकर बोली, कितना शांत है यहाँ, शहर की भाग दौड़ से बिल्कुल अलग। आरव ने पीछे से उसे गले लगाया। बस तू है और ये सन्नाटा, हनीमून के लिए परफेक्ट जगह। दोनों देर रात तक बातें करते रहे और तभी नीचे से कुछ आवाजें आने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई पेड़ों के बीच चल रहा हो। कोई बाहर है क्या? आदित्य ने झांकने की कोशिश की, पर धुंध इतनी थी कि कुछ दिखाई नहीं। शायद कोई स्टाफ होगा, आरव ने कहा और लाइट बंद कर दी। लेकिन जब दोनों सोने लगे तभी एक हल्की सरसराहट कमरे के पास से गुजरी, जैसे कोई दरवाजे के बाहर धीरे धीरे चल रहा हो। फिर एक फुसफुसाहट, बहुत खूबसूरत हो तुम। आदित्य डर कर उठ बैठी। आरव, सुना तुमने? क्या? कोई बोला था, बहुत खूबसूरत हो तुम। आरव ने खिड़की खोली। बाहर कुछ नहीं था, बस काले पेड़ और कोहरा। शायद हवा रही होगी, उसने कहा और आदित्य को शांत किया। लेकिन किसी ने देखा नहीं कि पेड़ों के बीच दूर एक औरत की परछाई खड़ी थी। उसके होंठों पर मुस्कान थी और उसकी आंखों में वही चमक जो रूपलेखा की थी। दूसरी सुबह का रहस्य। अगली सुबह जब वे नाश्ते के लिए नीचे आए तो रूपलेखा पहले से वहां बैठी थी। गुड मॉर्निंग, उसने मुस्कुराकर कहा। उसकी मुस्कान इतनी आकर्षक थी कि आरव एक पल के लिए फिर उसी में खो गया। आदित्य ने उसे हल्का सा कोहनी मारी। कहाँ खो गए? कुछ नहीं, आरव ने जल्दी से नजरें फेर ली। रूपलेखा ने पूछा, आप दोनों को नींद कैसी आई? आदित्य ने कहा, अच्छी थी, बस रात को थोड़ी अजीब आवाजें आ रही थी। रूपलेखा हंस पड़ी। ओह, वो यहाँ अक्सर सुनाई देती हैं। जंगल पुराना है ना, हवा में कई कहानियां घूमती रहती हैं। वो कहते हुए अपनी उंगली से बालों की एक लट हटाती है।
और उसकी उंगलियों में एक लाल पत्थर की अंगूठी चमक उठती है। अदिति ने गौर किया। वो पत्थर कुछ अजीब सा लग रहा था, जैसे भीतर कुछ हिल रहा हो। शाम को जब सूरज ढलने लगा तो रूपलेखा फिर दिखाई दी। वो आरव से बोली, अगर आपको नेचर पसंद है तो कल सुबह जंगल के उस पार एक झरना है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन रात में मत जाइएगा। रात में क्यों नहीं? आरव ने पूछा। वो मुस्कुराई, एक ठंडी मुस्कान। रात में जंगल किसी और का होता है। उसका यह कहना अदिति के दिल में उतर गया। किसी और का? हाँ, रूपलेखा ने धीरे कहा। यहाँ कई पुराने पेड़ हैं जिनमें अब भी आत्माएं बसती हैं। कभी कभी वो किसी को अपने घर बुला लेती हैं और फिर वो वापस नहीं आता। अदिति ने अनजाने डर से कांपते हुए सिर झुका लिया। वो रात जब अदिति अकेली निकली, रात के करीब 10 बजे। आरव बालकनी में बैठा मोबाइल चला रहा था और अदिति ने कहा, थोड़ा वॉक पर चलें? आरव बोला, तुम जाओ, मैं थोड़ा थक गया हूं। अदिति ने जैकेट पहनी और बाहर निकल पड़ी। रिजॉर्ट के पीछे एक रास्ता था जो सीधे जंगल की तरफ जाता था। हल्की धुंध, पेड़ों की गंध और दूर कहीं किसी उल्लू की आवाज। चलते चलते अदिति को एक अजीब एहसास हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। कुछ दूर पर उसने देखा, एक पेड़ के पीछे हल्की रोशनी चमक रही थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। पास जाकर देखा, एक कमरा था। हाँ, सचमुच एक कमरा, और वो पूरी तरह पेड़ के तने के अंदर बना था, जैसे पेड़ खोखला हो और भीतर किसी ने कमरा बना रखा हो। अंदर मोमबत्तियां जल रही थी और हवा में कोई अजीब मीठी गंध थी। अदिति ने पेड़ की दरार से झांका और जो उसने देखा उससे उसकी सांस रुक गई। अंदर एक औरत थी, वही रूपलेखा। वो एक आदमी के साथ थी। दोनों बेहद करीब थे, पर अगले ही पल रूपलेखा के चेहरे का रंग बदल गया। उसकी आंखें लाल हो गईं, दांत नुकीले, और उसने उस आदमी की गर्दन पर अपने होंठ रख दिए। एक झटके में उसने उसका गला काट दिया। खून दीवारों पर बिखर गया। अदिति के मुंह से चीख निकल गई। आ, आ, आम! वो पीछे हटने लगी, पर उसका पैर किसी जड़ में उलझा और वो गिर गई। सिर पे चोट लगी और सब धुंधला हो गया। जब अदिति होश में आई, सुबह की रोशनी कमरे में फैल रही थी। अदिति ने आंखें खोली तो खुद को अपने रिजॉर्ट के कमरे में पाया। आरव उसके पास बैठा था। तुम बेहोश जंगल में मिली थी, क्या हुआ था? अदिति कांपते हुए बोली। आरव, वो औरत रूपलेखा, वो इंसान नहीं है। क्या? मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो किसी आदमी को उसे मार रही थी। आरव ने उसे शांत करने की कोशिश की। तुमने सपना देखा होगा, रात में नींद में डर गई होगी। नहीं, अदिति चीखी, वो सच्चाई थी। उसी वक्त दरवाजा खटका। रूपलेखा दरवाजे पर थी, वही मुस्कान, वही लाल लिपस्टिक और वही चमकती आंखें। ओह अदिति जी, आप ठीक हैं? कल रात गिर गई थी, हमने आपको जंगल के पास पाया। अदिति के चेहरे पर सख्त डर था। आप वहां कैसे आई? रूपलेखा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं हर जगह रहती हूं जहां जरूरत हो। वो बोलकर चली गई और कमरे में ठंडी हवा का झोंका आया। अदिति की नजर खिड़की पर गई। बाहर वही पेड़ थे और उन पेड़ों की छाल पर हल्के से लाल निशान बने थे, जैसे किसी ने ताजा खून से उन पर हाथ फेरा हो। रात को आरव ने कहा, जी देखो अदिति, मैं कल जाकर उस जंगल में देखूंगा। अगर सच में कुछ है तो पता चलेगा। अदिति ने डर से मना किया। नहीं आरव, वहां मत जाना, वो तुम्हें ले जाएगी। कौन? वो रूपलेखा। आरव हंस पड़ा। तुम्हें शक है उस पर? वो तो इतनी नॉर्मल लगती है। यही तो डर है, अदिति ने फुसफुसाया। वो नॉर्मल नहीं है, वो अपने शिकारों को इसी तरह फंसाती है। और रात को जब सब सो गए, आरव बालकनी पर निकला। नीचे रूपलेखा खड़ी थी। उसने ऊपर देखा और कहा, नींद नहीं आ रही? आरव ठिठक गया। हाँ, बस ऐसे ही। चलो थोड़ा टहलते हैं। जंगल के किनारे तक बहुत सुंदर है रात का नजारा। आरव कुछ पल सोचता रहा, फिर नीचे उतर गया। अदिति अंदर लेटी थी, पर अचानक उसके कान में वही आवाज आई, बहुत खूबसूरत हो तुम। और उसके बाद दरवाजे के बाहर किसी के चलने की आहट। वो उठी, बाहर झांका। रूपलेखा और आरव दोनों जंगल की तरफ जा रहे थे। रात के 11:30 बज रहे थे। जंगल की ओर जाने वाला रास्ता चांदनी में आधा दिख रहा था, आधा गायब।
धुंध इतनी गहरी थी कि कुछ कदम आगे देखने के लिए भी टॉर्च की जरूरत थी। रूपलेखा के हाथ में एक पुराना लालटेन था। उसकी लौ टिमटिमा रही थी और हर टिमटिमाहट के साथ पेड़ों की छाया जैसे बदल जाती थी। आरव उसके पीछे पीछे चला जा रहा था। उसके मन में न जाने कैसी हल्की झिक थी और रूपलेखा की चाल और उसकी मीठी आवाज जैसे जादू कर रही थी। आप इतनी रात में यहां अकेली रहती हैं? आरव ने पूछा। रूपलेखा हंसी। अकेली नहीं हूं, मैं तो इस जंगल की साथी हूं। हर पेड़, हर हवा मुझे जानती है। आरव मुस्कुरा दिया। आप बहुत रहस्यमयी हैं। रहस्य ही तो सुंदरता की आत्मा है, उसने धीमे से कहा और उसकी आंखें चमक उठी। दोनों जंगल के ओर भीतर चले गए। पेड़ों के तनों पर कहीं कहीं लाल निशान बने थे, जैसे किसी ने खून से कुछ चिन्ह बनाए हों। ये निशान क्या है? रूपलेखा ने बिना पलटे कहा। ये घर है, आत्माओं के घर। आरव ने थोड़ा कांपते हुए पूछा, कौन सी आत्मा है? वो पलटी। उसकी आंखें टॉर्च की रोशनी में लाल चमकी। जिन्हें मैंने मुक्त किया है। आरव ने उसकी बात का अर्थ नहीं समझा, बस उसकी मुस्कान देखकर दिल की धड़कन तेज हो गई। अदिति की बेचैनी रिजॉर्ट के कमरे में अदिति करवटें बदल रही थी। नींद कोसों दूर थी। उसे लग रहा था जैसे कोई उसकी खिड़की के पास खड़ा है। धीरे से उसने पर्दे हटाए। बाहर काली परछाइयां हिल रही थी। अचानक एक आकृति उभर आई। वही रूपलेखा और उसके साथ आरव। अदिति का दिल धक से रह गया। वो दोनों जंगल के अंदर जा रहे थे। हे भगवान, वो उसे ले जा रही है। अदिति ने बिना सोचे अपनी टॉर्च और जैकेट उठाई और बाहर भागी। बरसात की हल्की बूंदें गिर रही थीं और चारों तरफ सन्नाटा। रात का हर पल भारी होता जा रहा था। पेड़ों के कमरे उधर जंगल के भीतर। रूपलेखा ने रुककर कहा, थोड़ा आगे चलिए, वहां कुछ दिखाऊंगी। वो एक पुराने पेड़ के सामने रुकी। पेड़ का तना अस्वाभाविक रूप से चौड़ा था। उसके बीच में एक दरार थी जो किसी दरवाजे जैसी लग रही थी। रूपलेखा ने धीरे से कहा, यह मेरा घर है। वो हाथ बढ़ाती है। दरार के पास कोई अदृश्य ऊर्जा लहराती है और अचानक दरार खुल जाती है। भीतर हल्की लाल रोशनी जैसे दिए जल रहे हों। अंदर आइए, उसने कहा। आरव ने हिचकिचाकर कदम बढ़ाया। पेड़ के भीतर का कमरा किसी गुफा जैसा था, पर वहां दीवारें चिकनी थीं, जैसे किसी ने उन्हें तराशा हो। दीवारों पर लटकते फूल, हवा में अजीब सी सुगंध और बीच में बिछा रेशमी बिस्तर। आरव ने चारों तरफ देखा। ये सब पेड़ के अंदर कैसे? रूपलेखा ने उसके गाल पर उंगली फिराई। जब इंसान चाहे तो पेड़ भी झुक जाते हैं। उसका स्पर्श ठंडा था, पर उसमें एक चुंबक जैसा आकर्षण था। आरव उसकी आंखों में खो गया। रूपलेखा धीरे से उसके करीब आई। तुम्हें डर नहीं लगता? आरव ने कहा। नहीं, पर तुम बहुत रहस्यमयी हो और यही तो तुम्हें मेरी तरफ खींचता है। वो और करीब आई। आरव ने महसूस किया कमरे की हवा भारी होती जा रही है। चारों तरफ जैसे पेड़ की दीवारें धड़कने लगी। फिर रूपलेखा के होंठ उसके होंठों से टकराए। एक पल के लिए आरव ने आंखें बंद की और तभी उसे लगा कि कोई बर्फीली चीज उसकी गर्दन पर चिपक गई है। अगले ही पल दर्द का झटका। उसने आंखें खोली। रूपलेखा के दांत उसकी गर्दन में धंसे हुए थे। आरव चीख नहीं सका। वो कांपता रहा। उसकी सांसें धीमी पड़ गईं। कमरे की दीवारों पर लहरें उठी, जैसे पेड़ खुद जिंदा हो गया हो। लाल रोशनी और गहरी हो गई और दीवारों पर खून रिसने लगा। रूपलेखा का चेहरा अब सुंदर नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह लाल, बाल बिखरे और चेहरा किसी जानवर की तरह विकृत। वो फुफकारती हुई बोली, एक और आत्मा मेरे घर की। अदिति का सामना। अदिति अब उसी दिशा में भाग रही थी। पेड़ों की सरसराहट, ठंडी हवा और टॉर्च की पीली रोशनी। अचानक उसे कुछ महसूस हुआ। किसी की परछाई उसके साथ साथ चल रही थी। वो रुकी, चारों तरफ देखा, कोई नहीं। लेकिन पीछे वाले पेड़ से फुसफुसाहट आई। उसे बचा नहीं पाओगी। अदिति डरकर पीछे हट गई। पेड़ के तने पर कुछ उभर आया, एक चेहरा, मानो पेड़ की छाल से किसी आदमी की शक्ल बाहर आ गई हो। हे भगवान! वो भागी, लेकिन हर पेड़ पर अब चेहरे उभरने लगे थे। कुछ हंस रहे थे, कुछ रो रहे थे, हर चेहरे पर खून की रेखाएं। वो गिरते संभलते एक बड़े पेड़ के पास पहुंची और देखा, पेड़ की दरार से हल्की रोशनी आ रही थी। वो पास गई और अंदर झांका।
उसकी चीख गूंज उठी। अंदर आरव था, बिल्कुल स्थिर। उसका शरीर जमीन पर पड़ा था और उसके ऊपर झुकी हुई रूपलेखा। रूपलेखा ने पलटकर आदित्य की तरफ देखा। उसकी आंखें लाल चमकी और चेहरे पर वो मुस्कान जो इंसान नहीं दे सकता। तुम्हें भी स्वागत है मेरे घर में। आदित्य पीछे हटने लगी। तू कौन है? मैं वो हूं जो इन पेड़ों की रक्षक है, जिसने इनसे अपने घर बनाए। हर आत्मा जिसे मैंने लिया वो इन पेड़ों में बस गई। देखो, उसने हाथ उठाया और आसपास के पेड़ हिलने लगे। हर पेड़ की दरार से खून झरने जैसा बहने लगा। चेहरे दिखाई देने लगे, दर्जनों पुरुषों के, जो अब इस जंगल का हिस्सा बन चुके थे। ये सब मेरे हैं, रूपलेखा फुफकारते हुए बोली। अब तुम्हारा भी वक्त आ गया है। आदित्य पीछे मुड़ी, पर उसका पैर जड़ों में फंस गया। रूपलेखा हवा में तैरती हुई उसके करीब आई। उसकी परछाई जमीन पर नहीं पड़ रही थी। तुम्हारा खून बहुत शुद्ध है, प्यार से भरा, यही मुझे जवान रखेगा। आदित्य ने पत्थर उठाकर उस पर फेंका। पत्थर रूपलेखा के आर पार निकल गया। वो ठाका मारकर हंसी। भूल गई? मैं अब देह नहीं, मैं वायु हूं, मैं वृक्षों की आत्मा हूं। आदित्य चिल्लाई, भगवान मेरी मदद करो। अचानक उसकी नजर आरव पर पड़ी। उसकी गर्दन पर वही लाल निशान और उसकी आंखें अब आधी खुली थी, जैसे वो किसी अदृश्य शक्ति में कैद हो गया हो। रूपलेखा का श्राप उजागर। रूपलेखा धीरे से बोली, जानना चाहती हो मैं कौन हूं? वो पास आई। उसकी आवाज अब भारी और भयावह थी। सदियों पहले मैं इस रिजॉर्ट की पहली मालकिन थी। मेरा नाम रूपलेखा नहीं, रूपा देवी था। मैंने इस पहाड़ी पर एक धर्मशाला बनवाई थी। लोग यहाँ ठहरते थे, पूजा करते थे। लेकिन एक रात कुछ यात्रियों ने मेरा अपमान किया, मुझे मारा, जलाया और पेड़ों में फेंक दिया। मरते वक्त मैंने शपथ ली, जो भी पुरुष इस धरती पर कदम रखेगा मैं उसका जीवन ले लूंगी, ताकि कभी कोई और औरत उस अपमान को ना सहे। वो रोने जैसी आवाज में हंसी। तब से हर पीढ़ी में मैं लौटती हूँ। इन पेड़ों ने मुझे पनाह दी और मैं इनकी आत्मा बन गई। हर पुरुष जिसे मैं छूती हूँ वो इन पेड़ों का हिस्सा बन जाता है। अदिति कांप रही थी। और मैं? रूपलेखा ने कहा, तू अलग है। तूने मुझे देख लिया है, मेरे सच को। अब तुझे भी इन पेड़ों की रक्षक बनना होगा। तेरा शरीर, तेरा लहू सब मेरा होगा। वो उसके ऊपर झपटी, पर उसी क्षण पेड़ों के ऊपर बिजली चमकी। जंगल में अजीब गर्जना हुई। आदित्य ने पास पड़े आरव के लॉकेट को पकड़ लिया। वो उनका शादी का लॉकेट था, जिसमें दोनों की फोटो थी। उसने चिल्लाकर कहा, हमारा प्यार तुझसे ज्यादा शक्तिशाली है। और उसने वो लॉकेट रूपलेखा के सीने पर फेंक दिया। लॉकेट छूते ही रूपलेखा के शरीर से धुआं निकलने लगा। उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंज उठी। नहीं, ये आग, ये पवित्रता मुझे जला रही है। पेड़ों के चेहरे भी तड़पने लगे। हवा कांप उठी। फिर एक जोरदार धमाके के साथ सब कुछ अंधेरे में डूब गया। सुबह की खामोशी। अदिति को जब होश आया तो वो रिजॉर्ट के कमरे में थी। चारों तरफ स्टाफ खड़ा था। रूपलेखा कहीं नहीं थी। रिजॉर्ट मैनेजर बोला, मैडम, रात को बहुत तूफान आया था। मिस रूपलेखा गायब है। जंगल का हिस्सा गिर गया है। अदिति ने डरते हुए पूछा, आरव कहाँ है? सबने चुप्पी साध ली। फिर किसी ने धीमे से कहा, वो नहीं मिले, शायद तूफान में बह गए। अदिति की आंखों से आंसू बह निकले। वो खिड़की से बाहर देख रही थी। जहां जंगल था वहां अब बस टूटे हुए पेड़ पड़े थे। लेकिन एक पेड़ की छाल पर उसे कुछ दिखा। एक उकेरा हुआ नाम, आरव अदिति। उसके होंठ कांप गए। वो गिरने ही वाली थी कि हवा का झोंका कमरे में आया और किसी की आवाज गूंजी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। रात गहराई हुई थी। रिसॉर्ट की लाइटें एक एक कर बुझ चुकी थी। बस हवा में टिमटिमाते कीड़ों की रोशनी और झींगुरों की आवाज रह गई थी। नंदिनी खिड़की के पास बैठी थी। उसके मन में अब भी वही दृश्य घूम रहा था। वो औरत, वो खूबसूरत औरत जो किसी पेड़ के अंदर बने कमरे में एक लड़के को अपने पास खींचकर ले गई थी। और फिर अचानक उसका शरीर हिलना बंद हो गया था। आरव सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार करवट बदल रहा था। तुम अब भी उस बात को लेकर परेशान हो? उसने आंखें बंद करते हुए कहा। नंदिनी ने धीमी आवाज में जवाब दिया, आरव,
मैंने अपनी आंखों से देखा था। वो औरत इंसान नहीं थी। उसकी आंखें उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। आरव ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें शायद नींद नहीं आई थी, कुछ हेलुसिनेशन हुआ होगा। ये जंगल वैसे भी थोड़ा अजीब है। नंदिनी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका मन मानने को तैयार नहीं था। उसके कानों में अब भी वो चीख गूंज रही थी जो उसने पिछली रात सुनी थी। अगली सुबह सब कुछ सामान्य लग रहा था। रिसोर्ट में कुछ और कपल आए थे। डायन यानी रिसोर्ट की मालकिन माधवी वही खूबसूरत मुस्कानली मेहमानों का स्वागत कर रही थी। उसकी त्वचा ऐसे चमक रही थी जैसे उस पर सुबह की ओस बिखरी हो। आरव ने देखा कि माधवी की आंखें कुछ पल के लिए उसी की तरफ टिकी रहीं। वो मुस्कुराई और फिर अपनी नजरें झुका ली। आरव को वो मुस्कान कुछ जानी पहचानी लगी। अंदर कहीं कुछ अजीब महसूस हुआ, जैसे किसी ने उसके दिल को हल्के से छू लिया हो। शाम को नंदिनी पूल के पास बैठी थी। अचानक माधवी वहीं आ गई। उसने कहा, आप दोनों बहुत प्यारा कपल लगते हैं। जंगल के पीछे एक जगह है जहां से पूरे घाटी का नजारा दिखता है, चाहो तो मैं दिखा दूं? नंदिनी मुस्कुराई, अभी तो हम थक गए हैं, शायद कल। लेकिन आरव ने बीच में कहा, आज ही चलते हैं नंदिनी, शाम का नजारा जरूर सुंदर होगा। नंदिनी ने उसकी ओर देखा। आरव की आंखें चमक रही थीं, जैसे किसी ने उनमें कोई जादू भर दिया हो। माधवी आगे आगे चल रही थी, दोनों उसके पीछे। जंगल की मिट्टी पर चलते हुए वो तीनों पेड़ों की कतारों में घुस गए। धीरे धीरे रोशनी धुंधली होने लगी। नंदिनी को लगा जैसे हवा में कुछ सड़ांध है। यहां कुछ अजीब गंध आ रही है, उसने कहा। माधवी ने पलटकर मुस्कुराते हुए कहा, ये पुराने पेड़ों की है, इन पेड़ों में कई रहस्य छुपे हैं। थोड़ी दूर जाकर माधवी रुकी। उसने पेड़ के तने पर हाथ रखा और धीरे से तना खुल गया। अंदर से सुनहरी रोशनी निकल पड़ी। आरव चौंक गया। ये ये क्या है? माधवी मुस्कुराई, मेरा छोटा सा कमरा, मैंने बनाया है इसे, आओ देखो तो सही। आरव उसके पीछे अंदर चला गया। नंदिनी कुछ देर वहीं खड़ी रही। उसे डर लग रहा था, लेकिन आरव की आवाज आई, कमाल है नंदिनी, अंदर तो जैसे कोई आलीशान कमरा है। नंदिनी ने झिझकते हुए अंदर कदम रखा। अंदर सचमुच सब कुछ था। नरम पलंग, रेशमी पर्दे, दीवारों पर पुराने राजस्थानी चित्र और कमरे के बीचों बीच एक बड़ा आईना। माधवी ने कहा, यह जगह मेरी है, यहां मैं अपनी असलियत महसूस करती हूं। उसके शब्दों में कुछ अजीब कंपन था। नंदिनी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें अब सामान्य नहीं थीं। उनमें लाल चमक थी और होंठों पर गहरा मुस्कान। अचानक पेड़ का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे के अंदर एक गूंज उठी, जैसे किसी ने बहुत दूर से किसी को पुकारा हो। नंदिनी ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जरा हुआ था। माधवी धीरे धीरे आरव के पास पहुंची। उसके हाथ उसके बालों में चले गए। तुम बहुत सुंदर हो, उसने फुसफुसाया। आरव की सांसें भारी होने लगीं। नंदिनी ने चिल्लाया, आरव हटो उससे। लेकिन जैसे वो सुन ही नहीं पा रहा था। माधवी के नाखून अब लंबे और काले हो चुके थे। उसकी त्वचा की चमक अब अजीब नीली रोशनी में बदल गई थी। अचानक हवा ठंडी हो गई। आईने में परछाइयां हिलने लगीं। माधवी ने आईने की ओर देखा और उसी पल उसका प्रतिबिंब मुस्कुराया, लेकिन वो खुद नहीं। नंदिनी चीख उठी। उसने पास रखा एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और माधवी की ओर फेंक दिया, पर लकड़ी उसके आर पार निकल गई। तुम उसे नहीं रोक सकती, माधवी की आवाज गूंज उठी। हर पेड़ मेरा घर है, हर कमरा मेरी आत्मा। फिर उसने आरव का चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया और एक भयानक चीख के साथ हवा में गायब हो गई। कमरा अचानक खाली हो गया। आईना टूट गया। नंदिनी अकेली रह गई। सुबह रिसोर्ट के कर्मचारियों ने सुना, नंदिनी जंगल के किनारे बेहोश पड़ी थी। उसके कपड़े मिट्टी से सने हुए थे और उसकी आंखें लाल हो रखी थीं। जब वो होश में आई, उसने बस इतना कहा, वो उसे ले गई। पेड़ों के घर में पुलिस बुलाई गई, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। आरव का कोई सुराग नहीं। माधवी ने कहा, शायद वो लड़का शहर चला गया हो। कल रात वो मेरे यहां भी नहीं दिखा। लेकिन नंदिनी को यकीन था, आरव जिंदा नहीं है। उस रात उसने फिर जंगल की ओर देखा।
कुछ पेड़ों की शाखाओं पर लाल रोशनी चमक रही थी, जैसे कोई भीतर से सांस ले रहा हो। वो जानती थी हर चमकते पेड़ के अंदर एक और आत्मा फंसी हुई है। नंदिनी अब डर चुकी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने तय किया वो माधवी को खत्म करेगी। रिसोर्ट के एक पुराने माली रामदीन कौसे ने उसे सच बताया। बेटी, वो औरत असली नहीं। 50 साल पहले यहाँ माधवी नाम की एक लड़की रहती थी। बहुत सुंदर थी, अमीर लड़कों को फंसाती थी। एक दिन गांव वालों ने उसे डायन कहकर आग में जला दिया, लेकिन वो मरी नहीं, वो पेड़ों में समा गई। अब हर पेड़ उसका घर है। नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए, पर अब डर की जगह गुस्सा था। अगर हर पेड़ उसका घर है तो उसे हर पेड़ से जलाना होगा, उसने कहा। रामदीन ने मना किया। नहीं बेटी, ऐसा मत करना, उस आग से पूरा जंगल मर जाएगा। लेकिन नंदिनी अब ठान चुकी थी। उसने पेट्रोल खरीदा और रात के सन्नाटे में अकेली जंगल की तरफ बढ़ चली। जंगल की हवा भारी थी, हर पेड़ से फुसफुसाहट आ रही थी। वो आ गई, वो आ गई। नंदिनी ने एक पेड़ पर पेट्रोल डाला, दिया जलाया और पेड़ चीख उठा। हाँ, सचमुच चीख उठा। उसके बाद बाकी पेड़ कांपने लगे। हवा में धुआं फैला और हर शाखा से किसी इंसान की परछाई झलकने लगी। अचानक माधवी सामने आई। अब वो पहले जैसी नहीं थी। उसके बाल राख जैसे उड़ रहे थे, चेहरा जलने के निशानों से भरा। तुमने मेरे घर जलाए, उसने गूंजती आवाज में कहा। अब तुम्हारा शरीर मेरा घर बनेगा। वो झपटी, लेकिन नंदिनी ने उस पर दिया फेंक दिया। आग की लपटों में वो डायन चीखती हुई पीछे हटी। उसके शरीर से धुआं निकला और आसमान में समा गया। आसपास के सारे पेड़ जल उठे। उनकी शाखाओं से दर्जनों आवाजें गूंज रही थीं। हमें आजाद कर दो, हमें बाहर निकलने दो। धीरे धीरे सब खामोश हो गया। जंगल राख बन चुका था। अगली सुबह पुलिस आई। उन्हें जले हुए पेड़ों के बीच सिर्फ एक महिला का जला हुआ शव मिला। चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। रिसोर्ट बंद कर दिया गया। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लग रही है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आपको कहानी कैसी लगी। आप अपनी कहानी हमें मेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।